साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। साथियों, भारत के सबसे संवेदनशील रक्षा संस्थानों में से एक डीआरडीओ से जुड़ा एक ऐसा जासूसी मामला सामने आया जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। कहानी शुरू होती है जून 2022 से, जब डीआरडीओ के पुणे स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इंजीनियर्स यानी R&DE इंजीनियर्स के तत्कालीन निदेशक प्रदीप कुरूलकर के निजी मोबाइल पर एक विदेशी नंबर से संदेश आता है। नंबर ब्रिटेन का था, +44 कोड वाला। प्रोफाइल पर नाम था ज़ारा दासगुप्ता। दावा है कि वह लंदन में रहने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शुरुआत सामान्य बातचीत से हुई, लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक धीरे धीरे यह बातचीत दोस्ती और फिर कथित रोमांटिक रिश्ते में बदल गई। यहीं से शुरू हुआ वह सिलसिला जिसने भारत के रक्षा प्रतिष्ठान को भी झकझोर दिया। महाराष्ट्र एटीएस के आरोपों के अनुसार ज़ारा नाम से संपर्क करने वाली महिला असल में पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क से जुड़ी एजेंट थी, जिसका मकसद था भारत के रक्षा कार्यक्रमों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी हासिल करना। जांच के अनुसार बातचीत सिर्फ निजी बातों तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे चर्चा भारत की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं तक जा पहुंची। आरोप है कि कुरूलकर ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, अग्नि 6 मिसाइल परियोजना, राफेल लड़ाकू विमान, मीटियोर मिसाइल, ड्रोन तकनीक और यूसीएवी यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जैसे प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी भी साझा की। साथियों, एटीएस की चार्जशीट में एक बातचीत का जिक्र है जिसमें कथित तौर पर ज़ारा ने लिखा, ब्रह्मोस was also your invention babe, the dangerous one। इसके जवाब में कुरूलकर ने कथित रूप से कहा कि उनके पास ब्रह्मोस के सभी वर्जन की शुरुआती डिजाइन रिपोर्ट मौजूद है। एक अन्य बातचीत में अग्नि 6 परियोजना को लेकर सवाल पूछे गए और जांच के मुताबिक जवाब दिया गया कि इसमें अभी और समय लगेगा। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह कोई अचानक हुई बातचीत नहीं थी, बल्कि करीब 8 महीने तक चलने वाला एक ऐसा सोचा समझा ऑपरेशन था। आरोप है कि कथित एजेंट ने पहले भरोसा बनाया, फिर निजी भावनात्मक जुड़ाव पैदा किया और उसके बाद धीरे धीरे रक्षा से जुड़े सवाल पूछने शुरू कर दिए। जांच अधिकारियों के मुताबिक कुरूलकर ने अपनी दिनचर्या, मीटिंग्स और काम से जुड़ी जानकारियां भी साझा कर दी। यहां तक कि कथित तौर पर उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों के नाम भी बता डाले। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी संवेदनशील जानकारी एक निजी फोन तक कैसे पहुंच गई। डीआरडीओ जैसे संस्थानों में सुरक्षा नियम बेहद कड़े होते हैं, लेकिन एटीएस के अनुसार कुरूलकर ने निजी मोबाइल और व्हाट्सएप के जरिए बातचीत की। जांच में दावा किया गया कि कथित एजेंट ने उन्हें कुछ एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए भेजी थी, जिन्हें वीडियो या चैट एप्लीकेशन के नाम पर भेजा गया था। फोरेंसिक जांच में इन फाइलों में मैलवेयर मिलने का दावा किया गया। जांच एजेंसियों ने मोबाइल फोन
लैपटॉप, हार्ड डिस्क और डिजिटल रिकॉर्ड की गहन जांच की। फिर फरवरी 2023, फरवरी 2023 में कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। डीआरडीओ के अंदर संदेह बढ़ा और कुरूल करके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। एटीएस के अनुसार उन्होंने कुछ व्हाट्सएप चैट और मीडिया फाइल्स डिलीट की थी, लेकिन फोरेंसिक विशेषज्ञों ने डेटा रिकवर करने की कोशिश की। जांच के दौरान एक और कड़ी सामने आई। एजेंसियों के मुताबिक जारा नाम की प्रोफाइल के अलावा जूही अरोरा नाम से भी एक और ऑनलाइन पहचान का इस्तेमाल किया गया था। तकनीकी जांच में दोनों प्रोफाइल का संबंध पाकिस्तान स्थित आईपी एड्रेस से जोड़ने का दावा किया गया। इसके बाद जांचकर्ताओं ने उस नेटवर्क को ट्रैक करने की कोशिश की जिसके जरिए व्हाट्सएप नंबर एक्टिवेट किया गया था। एटीएस के अनुसार एक भारतीय सिम कार्ड की कड़ी नागपुर में एक व्यक्ति से जुड़ी, फिर एक अन्य व्यक्ति और अंत में बेंगलुरु में तैनात एयरफोर्स कर्मी तक ये पहुंच गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी सिम और ओटीपी का इस्तेमाल कथित पाकिस्तानी ऑपरेटर ने व्हाट्सएप अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए किया था। लेकिन इस मामले में बचाव पक्ष की दलील भी महत्वपूर्ण है। कुरूल करके वकील का कहना है कि जिन जानकारियों को लीक करने का आरोप लगाया जा रहा है उनमें से कुछ सार्वजनिक स्रोतों से उपलब्ध है और उन्हें गोपनीय नहीं माना जा सकता। बचाव पक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि क्या अभियोजन यह साबित कर पाएगा कि साझा की गई जानकारी वास्तव में क्लासिफाइड थी। वहीं एटीएस और अभियोजन पक्ष का कहना है कि एक वरिष्ठ डीआरडीओ अधिकारी को यह पता था कि कौन सी जानकारी संवेदनशील है और किसे साझा नहीं किया जा सकता। 2026 में पुणे की अदालत में कुरूल कर के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आरोप तय किए गए। अदालत ने कहा कि शुरुआती स्तर पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। आरोपों में दुश्मन देश से जुड़े व्यक्ति को जानकारी देने और गोपनीय सूचनाओं के गलत संचार से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति पर लगे आरोपों तक सीमित नहीं है। यह भारत के सामने मौजूद एक बड़े खतरे को दिखाता है। साइबर युग में जासूसी का तरीका बदल चुका है। अब हमेशा कोई एजेंट सीमा पार करके नहीं आता। कई बार एक नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल भावनात्मक बातचीत और डिजिटल संपर्क के जरिए संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है। डीआरडीओ कुरूलकर केस इसी बदलते हुए जासूसी मॉडल का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हालांकि अंतिम फैसला अदालत में सबूतों और पूरी सुनवाई के बाद ही पूरा होगा। तो साथियों, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल खबर हेडक्वार्टर को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए। साथियों, बेल आइकन दबाइए, इसे लाइक करिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमको अपने कमेंट्स लगातार पोस्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।